हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस चैनल पे क्लास 11th का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है रिलेशंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो स्टडी प्लान है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कार्डिनल नंबर के रूप में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। उसके बाद हमारा होगा डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशंस। ठीक है, और लास्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक एरो डायग्राम और दूसरा होगा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर वहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और कौन से स्थान पे कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो हमें बताना है। तो चलो, ये था हमारा स्टडी प्लान। आपने देख लिया 1 2 3 4 5 यही 5 टॉपिक हमें पढ़ने क्लास 11th के रिलेशन चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर है ना, इन अ प्रॉपर मैनर। कैसा होना चाहिए? इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम से क्लियर है, इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड का मतलब होता है इन अ प्रॉपर मैनर, और ये है पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है डबल्स, दो, यानी दो। अब क्या, दो एलिमेंट्स को हम लोग किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यही क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर का? ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ये होता है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स का पेयर, और जिसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर या इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो, सपोज करो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ए दूसरा बी। तो हमने क्या लिखा? ए कॉमा बी, और अब क्या करेंगे? इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू थिंग्स एंड दैट इज ए एंड बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये हमने पहले लिखा है ए, ये हमेशा याद रखना ए क्या है, तो ये हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। तो ये जो दूसरा है बी, ये क्या है? तो ये हमेशा बिलोंग करेगा सेकंड सेट, यानी दूसरे सेट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ए को वैसे अगर ये तो बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ये हमने लिख ही लिया। ये है क्या इस ऑर्डर्ड पेयर में? तो इस ऑर्डर्ड पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इन अ सेम वे ये जो बिलोंग्स कर रहा है सेकंड सेट से, ये क्या है? सेकंड एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको पता चला कि A ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और A क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और जो B है ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट और ये है क्या, सेकंड एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर। कहानी खत्म। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो ये हमने वर्ड्स में लिखा है ना, इसे अगर मैथ्स में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो हियर जो हमारा A है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ठीक है, एंड ये जो आपका सेकंड एलिमेंट है B बिलोंग्स टू सेकंड सेट, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेट क्या है, तो सेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप को सेट समझने में प्रॉब्लम है या सेट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वहाँ पे जाए और वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर बस यही होता है कि किसी भी दो एलिमेंट्स को इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर या मैनर में लिखना, ठीक है, और उसे सेपरेट कैसे करेंगे, कॉमा से, और ब्रैकेट के अंदर में बंद करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है A, B, ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये इक्वल होगा B, A के, तो G नहीं, ठीक है, ये कभी भी B, A के इक्वल नहीं होगा। अब कारण आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं होगा, तो देखो यहाँ पर पहले ऑर्डर पेयर की बात करूँ, यहाँ पे A, B है, A पहले पोजीशन पे है और B दूसरे पोजीशन पे। हमने क्या पढ़ा है कि जो पहले पोजीशन का एलिमेंट होता है ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और जो दूसरे पोजीशन का एलिमेंट होता है ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है B, A। अब यहाँ पे B आ गया है पहले पोजीशन पे, मीन्स ये कि ये ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और ये A जो है ये ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट फॉर दिस ऑर्डर पेयर। अब देखिए यहाँ पर B को हमने क्या बोला था, सेकंड सेट, और इस दूसरे ऑर्डर पेयर में ये क्या हो गया, पहले पोजीशन पे यानी फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये कभी संभव है, जी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए A, B नेवर इक्वल टू B, A, ठीक है। अब अगला है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हो और वो क्या हो, ये हो इफ A, B, देखो ये पहला ऑर्डर पेयर है और ये इक्वल है C, D के, ठीक है, मीन्स ये दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो ये कब होगा, तो ये तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। कब, जब जो पहले पोजीशन का जो एलिमेंट है पहले ऑर्डर पेयर का वो बराबर होने चाहिए दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले पोजीशन के एलिमेंट से, यानी कि A इज इक्वल टू C एंड, ठीक है, इन अ सिमिलर वे, यानी पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है यानी B वो इक्वल होने चाहिए दूसरे ऑर्डर पेयर के जो सेकंड पोजीशन पे है, तो B इक्वल टू D, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये दोनों कंडीशन मस्ट है, इसके बिना, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का इक्वलिटी संभव नहीं है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन के जो एलिमेंट है दे आर इक्वल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक और कि अगर हमने लिखा कि A, B, ठीक है, और इसे बंद कर दिया स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये ना A, B है, ये आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। अब किससे डिफरेंट है, तो फ्रॉम, फिर से हमने लिखा है A, B, लेकिन इस बार ना करली ब्रैकेट से इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ये एक बार हमने A, B को स्मॉल ब्रैकेट से बंद किया है और दूसरी बार करली ब्रैकेट से, तो और अब क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे, तो देखो जब कभी भी स्मॉल ब्रैकेट से A, B बंद होना तो उसे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, लेकिन जैसे ही करली ब्रैकेट के अंदर में A, B बंद हो तो ये क्या होता है, ये सेट होता है, और सेट क्या होता है हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट है और ये यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यही है इन दोनों में डिफरेंस और इसी कारण से ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ना कि सेम होता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर में आ गया है, ठीक है। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है
तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, और कोई अगर लगे आपको कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करना, ठीक है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है? तो देखो, अगर हम लोगों ने ना डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन और उसके बाद देखेंगे इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो अब सोचो, हमारे पास दो सेट्स हैं और सेट्स कैसा है? नॉन एम्प्टी। आपको पता है ना नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो, जो जिसमें वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। और हमने क्या बोला? टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो वैसा सेट जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो सपोज करो हमने ले लिया कोई भी, तो लेट कर लो कि लेट ए इक्वल टू है, हमारे पास कोई एक सेट है ए, और ए को हमने लिखा 1,2, ठीक है। और फिर हमने क्या किया? हमने दूसरा सेट लिया तो एंड बी, और बी इक्वल टू हमने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा सेट कौन सा है? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? देन, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब देखो ये जो हमने लिखा ना ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो पहले हमने ए लिखा है ना, तो सबसे पहले ए सेट को लिख लेंगे, तो ये कितना है? 1,2। उसके बाद हमने क्रॉस लगाया तो यहाँ पे भी लगा लो क्रॉस, और उसके बाद बी हमने क्या लिखा है? ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमारे पास देखो दोनों सेट आ गया, जैसा यहाँ पे लिखा था एज इट इज हमने सेट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा काम क्या है? तो अब हमारा काम है इसे आगे तोड़ना। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले देखो कर्ली ब्रैकेट है, तो हमने क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसे लिखेंगे। तो देखो ये है 1, तो सबसे पहले सेट के पहले एलिमेंट को लेंगे और उसको ना दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एक एक बार लिख लेंगे। तो क्या बनेगा? सबसे पहला आएगा 1 कॉमा ए, इसे बंद कर दो, कंप्लीट। अगला आएगा 1 कॉमा बी, इसे भी बंद कर दो, कंप्लीट। अगला आएगा 1 कॉमा सी, इसे भी बंद कर दो, ये कंप्लीट। अब देखो 1 को हमने दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एक एक बार बैठा दिया है। तो अब हमारा काम क्या है? पहले एलिमेंट के जो दूसरे सेट है उसे एक एक बार बैठाना दूसरे, तो 2 कॉमा ए, फिर क्या लिखेंगे? 2 कॉमा बी, फिर क्या लिखेंगे? 2 कॉमा सी, ठीक है, और इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये क्या था? ए क्रॉस बी, और इसी को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ए क्रॉस बी लिखा है ये क्या है? यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जब कभी भी लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें क्या होगा? हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। सिंपल, आया समझ में? तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? हेंस, ठीक है, हेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्या लिखेंगे? कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ all those ordered pairs, ठीक है, ordered pairs, ठीक है, whose first elements belongs to first set and, ठीक है, second element belongs to second set, ठीक है। तो यही क्या है, यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज से ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड सेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, तो आपको अब पता यहां से चल ही गया होगा कि क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करेंगे। तो फिर रीड कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट है रीड एज ए क्रॉस, ठीक है, बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी डेफिनेशन को जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर में स्मॉल ब्रैकेट लगा के ए कॉमा बी लिखेंगे, फिर बंद करेंगे सच डैट, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें पहला एलिमेंट है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और इसे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये है ए क्रॉस बी को सेट के रूप में लिखना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहां से आगे। तो अब इसे ना हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, तो 10, ठीक है। अगर हमने लिखा ए कॉमा बी यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखो ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम लोग अपना यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने लिखा ए क्रॉस बी, तो क्या ये बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो हमारा आंसर है सिंपली नो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसे दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, डैट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ठीक है, नॉट अ कम्यूटेटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्यों संभव नहीं है, तो अगर आपको इसे प्रूव करना है ना, तो देखो अपने से मान लो कोई भी एक सेट ले लो, दो सेट ले लो। तो पहला लिख लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू है कैपिटल ए, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, तो ए इक्वल टू 1, 2, ठीक है। एंड हमने दूसरा सेट ले लिया बी और इसे ले लिया ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, ए क्रॉस बी निकालना। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 क्रॉस ए कॉमा बी।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा 1 A 1 B, ठीक है, और उसके बाद 2 A एंड 2 B। अब कंप्लीट हो चुका है तो इसे बंद कर दो, ठीक है। तो ये है हमारा A क्रॉस B, और अब लिख लेते हैं B क्रॉस A, ये भी देख लेते हैं। तो B क्रॉस A ये क्या बनेगा, सबसे पहले B लिखा है यानी B वाला सेट पहले लिखेंगे, तो A B, ठीक है, और क्रॉस अब क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है। तो हमने दोनों सेट लिख लिया है। अब इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या होगा, अब जल्दी जल्दी तो बताओ, A 1, अगला A 2, अगला B 1, अगला B 2, ठीक है। अब आपके पास A क्रॉस B भी है और B क्रॉस A भी है। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखो कि क्या कुछ भी मिल रहा है, तो जी नहीं। ये है 1 A, तो अगला है A 1, अलग होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया ऑर्डर पेयर में। यहाँ पे है 1 B, यहाँ पे है A 2, फिर ये है 2 A, यहाँ पे है B 1 और ये B 2, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। तो आपने पहला प्रॉपर्टीज विथ प्रूफ सीख लिया है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं ना। तो अब चले आगे। तो अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ, चाहे हमने पहला सेट ले रखा है और ये है इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट, ठीक है, और चाहे ले लो दूसरा सेट और ये भी है एम्प्टी सेट। तो अब हमने जो दो सेट लिया था ना, दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हो, देन अगर हमने A क्रॉस B निकाला तो डेट विल इक्वल टू 5, यानी वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर। और उसके बाद अगला, तो अगला क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टीज कि अगर A क्रॉस B, इफ A क्रॉस B और ये इक्वल है 5 के, ये किसके इक्वल है, 5 के, तो इसका क्या मतलब है, तो दिस इंप्लाइज डेट A, ठीक है, A क्या होगा, अब देखो A क्रॉस B 5 के बराबर है, तो इसका ये मतलब होता है कि A नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A 5 के बराबर नहीं होगा, या B नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो सॉरी बी ने एंड, ठीक है। अगर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू है 5 के, तब ना ही A इक्वल होगा 5 के और ना ही B इक्वल होगा 5 के, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर हमने लिखा सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस A, तो अगर आपने लिखा A क्रॉस A तो ये बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर। देखो यही था ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वीडियो में कमेंट करना, ठीक है, कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन सा सेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आया और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, तो सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है A और A में एलिमेंट्स की संख्या है m, तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू m। और उसी तरीके से हमारे पास एक और सेट है, दूसरा सेट B, और उसमें एलिमेंट्स की संख्या है n, यानी नंबर ऑफ B इज इक्वल टू n। तब अगर हमने लिखा ना A क्रॉस B,
तो इसमें कितनी संख्या होगी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, और अब हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ ए कितना के बराबर है, एम के, और नंबर ऑफ बी कितना के बराबर है, एन के, तो ये क्या बना, एम एन। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एन, हमेशा याद रहेगा। यानी जितने सेट के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, उन दोनों का को गुना कर लेंगे, तो यही होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर आपको इससे समझना है तो देखो कैसे, सपोज करो कोई एग्जांपल देखते हैं कि लेट a इक्वल टू है 1,2, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से नंबर ऑफ a क्या बनेगा, नंबर ऑफ a बराबर 2, एंड b इज इक्वल टू है सिर्फ a, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ b इक्वल टू क्या बनेगा, 1। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ b, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ पहले a क्रॉस b निकाल लो, ठीक है। तो जब हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे तो सबसे पहले a को लिखेंगे, तो a है 1,2, और फिर क्या करते थे क्रॉस, और दूसरा सेट लिखेंगे तो दूसरा है a। तो जब अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पहले लिख लेंगे। तो ये क्या है 1, a, बस एक ही एलिमेंट था दूसरे सेट में, इसीलिए हमने 1 को a के साथ रखा। अब 2 को 1 के साथ रखेंगे तो 2, a, देखो यही है। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है, तो 1, 2, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, यानी ये क्या है, बिल्कुल सही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका होगा हमारा एरो डायग्राम, ठीक है, और दूसरा तरीका होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं एरो डायग्राम क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं एरो डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, एरो डायग्राम, ठीक है। तो देखो चूजा लोग, एरो डायग्राम बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसे बनाएंगे कैसे, तो सपोज करो कि वी हैव 2 सेट्स A एंड B, ठीक है, और दे आर नॉन एम्प्टी। कैसा है, नॉन एम्प्टी। तो क्या लिखेंगे कि लेट A इज इक्वल टू, हमने लिया A, B, C, ठीक है, एंड दूसरा सेट भी हमने बना लिया B, और इसे हमने लिया 1,2, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देन A क्रॉस B, ठीक है। तो सबसे पहले A, तो A में क्या है, A, B, C, और फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर B, तो B में देखो क्या है 1,2, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करते थे, याद है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, पहले सेट के पहले एलिमेंट को लेते थे और उसको ना दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ बारी बारी से बैठाते थे। तो लिख लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर A, 1 और फिर A, 2,
कंप्लीट हो गया पहले सेट का, क्योंकि दूसरे तरफ तो 2 ही है। तो उसके बाद अब क्या लेंगे, दूसरा एलिमेंट ऑफ पहला सेट, यानी b, 1 और फिर b, 2। उसके बाद अब क्या, तो पहले सेट का तीसरा एलिमेंट और इधर से पहला और फिर तीसरा और इधर से दूसरा। अब कहानी हो गया बिल्कुल खल्लास। तो यहाँ तक देखो ये कंप्लीट हो गया। अब यही है a क्रॉस b। अब इसको ना एरो डायग्राम में हमें दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है पहला सर्कल और ये है दूसरा सर्कल। देखो ये मैंने वैसे बोलने के लिए सर्कल बोला है, बट ये सर्कल नहीं है, दे आर इलिप्टिकल। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम है b। ठीक है, तो ये है हमारा सेट A और ये है हमारा सेट B। अब सेट A में जितने भी एलिमेंट है ना उसे लिख लो। तो देखो लिखने का तरीका ये है, डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और इस डॉट पे ना जितने एलिमेंट है उतने डॉट लगा के उस एलिमेंट का नाम लिख लेंगे। तो इधर A में था A, B और C, तो हमने लिख दिया A, B एंड C। अब उस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो हमने इधर भी लिख लिया 1 और 2। अब आप यहाँ पे आएंगे A, इसमें एक क्रॉस B में, और जितने एलिमेंट है उसको उसके साथ मैच करा दो। तो देखो A का पहला मिलान 1 से कराएंगे, तो A को हमने 1 से मिला दिया। ठीक है, एरो के साथ। ठीक है, अब A का दूसरा मिलान कहाँ से, A, 2 है, तो A को मिला दो 2 से, तो हमने इसे भी मिला दिया। तो देखो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब क्या है B, तो B को 1 से मिलाएंगे, तो ये देखो हमने मिला दिया B को 1 से। ठीक है, और दूसरा क्या है, B को 2 से मिलाओ, तो B को हमने 2 से भी मिला दिया। देखो ये B का एरो डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या है C को कहाँ से मिलाना है, 1 से, तो इसे हमने 1 से मिला दिया, तो ये है C, 1, और उसके बाद C को 2 से मिला देंगे, तो C को हमने 2 से मिला दिया, ये है C, 2। इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम या रेज डायग्राम। ठीक है, तो ये है हमारा एरो डायग्राम। ठीक है, ऑफ A क्रॉस B। तो क्लियर हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा एरो डायग्राम। तो अब क्या बचा, अब बचा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग अभी यहाँ पर देख ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसे जल्दी जल्दी से छाप लो। अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बस यहाँ पे लिख दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने पीछे जो इलस्ट्रेशन लिया था उसी को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो हमने पहले ले लिया कि लेट हमारे पास एक सेट है A और एक एलिमेंट्स है A, B, C, एंड दूसरा सेट है B और उसके एलिमेंट है 1, 2। ये तो क्लियर है। तो तब हम लोग A क्रॉस B लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, फिर C, 1, C, 2। ठीक है, यहाँ तक तो अब आपको अच्छे से आ चुका है। तो अब इसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा ना 2D X और Y। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एक्सेस सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो इसको हमने बोल दिया कि ये है हमारा X एक्सेस और ये है हमारा Y एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे ओरिजिन O। अब क्या करेंगे, देखो पहले सेट को हमेशा X एक्सिस पे रखना और दूसरे सेट को हमेशा Y एक्सिस पे रखना। क्लियर। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो पहले सेट में क्या है, A, B, C। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेज पे, यानी 1, A, 2, 3। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने सेम यूनिट के डिस्टेंस ले लिया है, इसे इसका नाम रखते हैं A, ये है B और ये है C। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे भी उतने ही यूनिट के डिस्टेंस लेते हैं, तो ये है 1 और ये है 2। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ बना दिया। अब आप देखिए हमें जो यहाँ पे बताना है वो क्या बताना है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है A, 1। तो X एक्सेस की तरफ है A और Y की तरफ 1, तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे, A, 1। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, A, 2। तो अब देखो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, A, 2, ये वाला पॉइंट है A, 2। ठीक है,
उसके बाद अगला क्या है b,1, तो कौन सा पॉइंट आएगा आप देखिए, x की तरफ b और y की तरफ 1, तो ये वाला पॉइंट। नाम क्या देंगे इस पॉइंट का, b,1। तो अगला क्या हो जाएगा, तो अगला है b,2, तो b,2 का मतलब कौन सा पॉइंट आ गया देख के बताओ, तो ये रहा b और इधर से 2 यानी ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम है b,2। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर यूज करा है, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है c,1, तो c,1 का मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसे हम लोग लिखेंगे c,1। और अगला क्या है c,2, तो c,2 का मतलब है ये वाला पॉइंट, आपको पता चल गया होगा ये वाला पॉइंट, तो ये है हमारा c,2। तो देखो यही क्या है, यही इसी को बोलेंगे, इसी सिस्टम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आपने मेरे चैनल पे कुछ अलग से वीडियो देखे होंगे, पहले वाला और अब ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो दोनों को कंपेयर करना और फिर बताना मुझे कि पहले वाला अच्छा था या ये अच्छा है, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।